हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी की प्राथमिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह लास्ट 84 डेज की प्रैक्टिस श्रृंखला चलाई गई, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो आज हमारे जो टॉपिक आते हैं उसमें हम करेंगे सॉल्व सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को। तो ये जो सीरीज है जिसमें आपको डेली प्रैक्टिस कराई जाती है जिन प्रश्नों के अंतर्गत, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रहते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहते हैं। अभी तक देखा जाए तो इसके जो 3 लेक्चर मतलब कि 84 डेज का, 83 डेज का और 82 डेज का ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो यूपीएससी प्रीलिम्स डेली प्रैक्टिस सेट वाली एक वो चलाई गई है, मतलब कि एक प्लेलिस्ट बनाई गई है। तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख भी सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर इसकी आपको पीडीएफ भी दे दी जाती है ताकि आप पहले देख लें और फिर बाद में भी आप कभी प्रैक्टिस करनी हो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो सीरीज है आपकी 10 से 15 दिन, मतलब 15 मिनट में आपका ये टॉपिक कवर होते हैं। मतलब कि आपको एक दिन का इतना ही टाइम देना है जिसमें ये सब चीजें आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, डेली प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, ये सब इसके अंतर्गत कवर होंगे। तो आज हम चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक काल के बारे में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सब का एक ओवरव्यू देखते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए हैं। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं। जैसे कि ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता संस्कृति से, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति में, ऑप्शन सी वैदिक संहिताओं में, ऑप्शन डी आता है चांदी के आहत सिक्कों में। तो आपको इनके अंतर्गत बताना है तो इनमें कौन सा आपका उत्तर होगा। तो इसके अंतर्गत उत्तर जो होगा ऑप्शन ए होगा कि जो चांदी के साक्ष्य हैं वह हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। इसकी व्याख्या के अंतर्गत बात की जाए तो जो हड़प्पा वासी थे उनको चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के निवासी जो थे उनको विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं और ये लोग राजस्थान के जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते होंगे। यानी कि एक अनुमान लगाया गया है कि राजस्थान के पास हड़प्पा सभ्यता थी। वहां की जो जावर की खान है जो अभी प्रेजेंट में प्रसिद्ध है, जहां से चांदी की बहुतायतता मिलती है, जावर की खानों में और अजमेर की खानों में। तो वहां से ये पहले चांदी प्राप्त किया करते थे। तो ये एक अनुमान लगाया गया है। तो यहाँ पर जो चांदी की जो जानकारी थी किसको, हड़प्पा वासियों को थी। तो ऑप्शन ए होगा। ये आपका आईएएस 1994 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। तो ऐसी कौन सी कलाकृति है जिसका निरूपण नहीं हुआ है। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी गैंडा और ऑप्शन डी बाघ। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा जिसका नहीं हुआ है। इसमें बाघ का भी हुआ है, हाथी का भी हुआ है, गैंडा का भी हुआ है, लेकिन जो गाय है उसका नहीं हुआ है। तो ऑप्शन ए होगा कि जिसमें हड़प्पा सभ्यता की मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि जो इसका अंकन इसमें मिलता है। वो गाय एक तरीके से वैदिक महत्व या वैदिक काल में महत्व प्राप्त हुआ है। तो गाय को किस में प्राप्त किया गया, वैदिक काल में इनको महत्व भी दिया गया है। और गाय एक ऐसी रही है कि इनमें गाय का चित्रण बस नहीं मिलता है इनकी मोहरों में, जिसमें हाथी, घोड़ा, हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण और भेड़ का, इन सभी का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल हड़प्पा स्थल नहीं है। ऑप्शन ए चहुंदड़ो, ऑप्शन बी कोट दीजी, ऑप्शन सी सोहेगोरा, ऑप्शन डी देसलपुर। तो इसके अंतर्गत बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा स्थल है कि जहां पर हड़प्पा स्थल नहीं है। तो हड़प्पा स्थल आपका चहुंदड़ो भी है, कोटदीजी भी है, देसलपुर भी है, लेकिन सोएगोरा जो है वह आपका हड़प्पा स्थल नहीं है। तो इसके कारण ऑप्शन सी होगा। अब सोएगोरा जो आता है वह उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित है। तो इसकी अवस्थिति कहाँ है, उत्तर प्रदेश में आता है आपका गोरखपुर। गोरखपुर में यह सोएगोरा स्थित है, जो कहाँ पर स्थित है, राप्ती नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर मौर्यकालीन ताम्रपात्र अभिलेख मिला हुआ है जिसमें यहाँ पर अन्नागार होने का विवरण भी मिलता है। चहुंदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर जो है ये तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर हैं। चहुंदड़ो और कोटदीजी जो है वह वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। तो इनकी अवस्थिति भी इनके साथ में हो गई। तो आपकी जो सोहेगोरा है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे, और कोटदीजी चहुंदड़ो जो है वह पाकिस्तान में सिंध प्रांत में है।
और आपका जो देसलपुर है वह गुजरात राज्य में आता है। तो इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता की अवस्थिति के बारे में। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि प्राचीन स्थल में को सूची 1 और 2 के अंतर्गत सुमेलित करना चाहिए। बताना है कि पुरातत्वीय खोज और इसमें प्राचीन स्थल के बारे में एक सुमेलित सूची दी गई है। तो इस सूची के अंतर्गत बताना है कि कौन सी सूची किससे सुमेलित है। सूची 1 जो आती है जिसमें प्राचीन स्थल दिए गए हैं वो पुरातत्वीय स्थल है। सूची 1 में लोथल, जुता हुआ खेत, कालीबंगा, गोदीवाड़ा, धोलावीरा, पक्की मिट्टी की बनी हुई कलाकृति, बनावली, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये आपके इसके अंतर्गत ऑप्शन दिए गए हैं और ये पूरे ऑप्शन है। तो हमें इनके अंतर्गत मिलाना है कि हमारा कौन सा सही होगा। तो हमारे सही के अंतर्गत जैसे कि आपका जो लोथल है किससे संबंधित है? लोथल जो है आपका गोदीवाड़ा से संबंधित है। कालीबंगा किससे संबंधित है? यह जुते हुए खेत से संबंधित है। धोलावीरा किससे संबंधित है? वह हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख है और बनावली पक्की मिट्टी की बनी हुई हलाकृति है। तो इस तरीके से ये आपके 2, 1, 4, 3 के फॉर्म में ये आपका सही होगा। तो इसी के देखते हुए आपका जो उत्तर होगा ये ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को जाने के पहले एक बार इसकी व्याख्या फिर से देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? लोथल से। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं और गुजरात के धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला हुआ है और हरियाणा के फतेहाबाद जिले से बनावली में वह पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली हुई है। तो ये प्रमुख स्थल है जहां पर ये प्रमुख साक्ष्य की प्राप्ति होती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत में निम्नलिखित में से आने से सही कालानुक्रम क्या है? पहला सोने के सिक्के, दूसरा आता है आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, तीसरा आता है लोहे का हल, चौथा आता है नगर संस्कृति। तो दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है इसके अंतर्गत बात की जाए तो सबसे पहले तो आती है आपकी नगर संस्कृति, ये पहले नंबर पर आती है। फिर आपके लोहे के हल होते हैं। उसके बाद आहत मुद्रा के चांदी के सिक्के आते हैं और इसके बाद सोने के सिक्के। तो ये जो फॉर्म होगा आपका 4 3 2 1 के फॉर्म में सही होगा। तो ये आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा जो 4 2 1 3 2 1 में होगा। तो इसमें व्याख्या देख लेते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन जो सभ्यता प्राचीन सभ्यता जो है वह हड़प्पा सभ्यता है जो अपनी किस लिए जानी जाती है? नगर योजना के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता में नगर योजना की आधारशिला की सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चौहोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटला तथा बनावली से प्राप्त होती है और सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्यकालीन सभ्यता है। लोहे का ज्ञान कांसे के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ था और भारत की सबसे प्राचीन सिक्के आहस मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आती है और सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद एवं शासकों जिसमें द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में जारी किए थे जिनकी संख्या कुषाण काल में बढ़ी हुई थी। तो इस तरीके से इनका एक कालानुक्रम है। तो सबसे लास्ट में आपके सोने के सिक्के हिंद एवं शासकों के द्वारा जारी किए जाते हैं और सबसे पहले नगर योजन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की फेमस थी। उसके बाद उनका एक कालानुक्रम होता है। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी जिसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उत्तर काल में भारत में कपास से वस्त्र पाए जाते थे। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है जो सिंधु घाटी सभ्यता से सही है कि ये किस तरीके की सभ्यता थी। तो ये जो थी वह लौकिक सभ्यता थी, धार्मिक तत्व भी उपस्थित थे और वर्चस्वशाली ये नहीं थी। तो ये पहला कथन भी सत्य है। दूसरा आता है कि इस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते तो ये भी कथन सत्य है। तो ये जो आता है ऑप्शन सी होगा इसके अंतर्गत कि 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सामान्यतः माना जाता है कि ये जो थी वह प्रधानतः लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे वो वर्चस्वशाली नहीं थी और सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशों से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं जिससे स्पष्ट होता है कि वहां के लोग इसका निर्माण करते थे। तो इस तरीके से ऑप्शन सी होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट की निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। तो ये बताना है। पहला आता है कि इनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा आता है कि वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा आता है कि वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो नीचे दिए गए कूट में से सही कथन की पहचान करनी और बतानी है कि इनमें से कौन सा कथन सही होगा। ऑप्शन ए दिया गया है इस तरीके से ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए हैं। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है।
तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ विशाल मंदिर और भवन थी सिंधु घाटी सभ्यता में, तो ये तो कतई नहीं था, तो आपका पहला कथन गलत होता है। यहाँ देवी देवताओं और दोनों की पूजा होती है, तो ये आपका सत्य है। और यहाँ युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग होता था, तो ये कतई गलत है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका पहला और तीसरा गलत है। दूसरा सिर्फ सत्य है, तो इसी के साथ ही ऑप्शन बी होगा कि केवल 2 सही होगा। वर्तमान तक देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से जो खुदाई हुई है, उसमें कहीं पर भी किसी भी मंदिर और पूजा स्थल के साक्ष्य नहीं मिले हुए हैं। और इस सभ्यता में धार्मिक जीवन का जो एकमात्र स्रोत है, यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां एवं मोहरे रही। और इनसे ज्ञात होता है कि यहाँ मातृ देवी, पशुपति शिव तथा लिंग एवं योनि की पूजा, पीपल, नीम आदि के पेड़ों और नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना इसमें प्रचलित थी। और यहाँ पर पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा, घड़ियाल के चित्र मिलते हैं, लेकिन घोड़ों के चित्र का अभाव देखने को मिलता है। हालांकि घोड़ों की अस्थियां लोथल, सुरकोटदा, कालीबंगा इत्यादि स्थलों पर प्राप्त होती है, फिर भी घोड़ों का उपयोग युद्ध के रथ खींचने के लिए किया जाता था, ऐसा एक तरीके से अभाव देखने को मिलता है। तो इसमें सभी की जो व्याख्या है उसके अंतर्गत देखा जाए तो ऑप्शन बी आपका सही होता है। नेक्स्ट आते हैं कि आर्य शब्द इंगित करता है। ऑप्शन ए निर्जाति समूह को, ऑप्शन बी या वरी जन समूह को, ऑप्शन सी भाषा समूह को, ऑप्शन डी श्रेष्ठ वंश को। तो आर्य शब्द किसको संदर्भित करता है? ये आपका श्रेष्ठ वंश को संदर्भित करता है, तो ऑप्शन डी होगा कि आर्य जो थी वह आर्य प्राचीन भारत, यूरोपीय तथा प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। यहाँ पर वैदिक सभ्यता में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट तथा सज्जन एवं नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो आर्य शब्द का किसमें प्रयोग हुआ है? श्रेष्ठ के लिए हुआ है, शिष्ट के लिए हुआ है, सज्जन के लिए हुआ है और नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य और साधु के लिए हुआ है। सारे आर्य चरण में अपने भाष्य में आर्य का जो अर्थ है वह विज्ञ, यज्ञ की अनुष्ठाता, विज्ञ श्रोता, आदरणीय तथा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान में से श्रेष्ठ आदि बताया गया, और अतः आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शब्दार्थिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। तो ये आर्यों के बारे में है जो श्रेष्ठ कुलीन शब्द का संदर्भ इसके अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। अब क्वेश्चन की ओर आते हैं कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन डी आता है आपकी गंगा नदी। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से आपकी कौन सी नदी होगी। तो इसमें सर्वाधिक वर्णित नदी आपकी सिंधु नदी है। और सिंधु नदी का जो है वह ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक महत्व था और इसी कारण ऋग्वेद में इसका सर्वाधिक उल्लेख हुआ है। और सिंधु नदी को आर्थिक महत्व में हिरण्ययी कहा गया है। तो ये सिंधु नदी का एक अन्य नाम भी हमें ऋग्वेदिक काल में देखने को मिलता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित है? ऑप्शन ए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ऑप्शन बी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऑप्शन सी ब्रह्मचार्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, और ऑप्शन डी में इंद्र, सूर्य, रुद्र और मरुत। तो इसके अंतर्गत बताना है कि ये वैदिक काल में कौन सी इससे संबंधित है। तो इसमें वैदिक काल के अंतर्गत देखा जाए तो आपके 2 इसमें सही होते हैं। एक होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये भी सही होता है। साथ साथ में आपका ऑप्शन सी होता है ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। इसमें ए और सी सही है और इसकी अवधारणा जो है चारों पुरुषार्थ की, वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की अवधारणा वैदिक काल में नहीं ली गई, जबकि मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषद में आई हुई थी। उसी प्रकार से आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का प्रचलन था, जो वेदोत्तर काल में आया, लेकिन आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से होती है। तो इस तरीके से ये प्रश्न के बारे में जिसमें पहला और सी, ये पहला और आपका तीसरा उत्तर इसके बारे में बताया गया है कि यह वेदोत्तर काल में प्रचलित थी। तो वेदोत्तर काल में ये 2 प्रचलित थी, जिसमें ये जो प्रथाओं में वेदोत्तर काल में ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का प्रचलन था, लेकिन आश्रम शब्द की उत्पत्ति जो है वह श्रम धातु से होती है और 4 पुरुषार्थ का भी इसमें प्रचलन था, जिसमें इसमें वैदिक काल में इनकी उत्पत्ति नहीं मानी जाती है, क्योंकि इनकी जो अवधारणा मोक्ष की अवधारणा है पहली बार उपनिषद में दी गई थी। तो इस कारण से आपका ऑप्शन ए और सी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है कि धर्म और रीति भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को क्या चित्रित करती है? तो इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना करता था। दूसरा कथन आता है कि ऋग जो है रीति मूलभूत नैतिक विधान था, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? इसमें आपका पहला भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है। दोनों कथन इसमें सत्य होते हैं, तो ऑप्शन
सी आता है। तो चलिए व्याख्या को जान लेते हैं कि इसमें आता है कि दोनों कथन भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के संदर्भ में सही है और ऑप्शन सी होगा। और वस्त्र निर्माण वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है और इसी कारण है ऋतस्य गोपा कहा गया है। तो ऋतस्य गोपा किसको कहा गया है? ऋतस्य गोपा वरुण को कहा गया है। जो वरुण देवता थे उनको एक नैतिक व्यवस्था का प्रधान भी कहा जाता था। अब आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्म वादिनी थी जिसने कुछ वेदों मात्र की रचना की हुई थी। तो वेदों मात्र की रचना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए लोपामुद्रा, ऑप्शन बी गार्गी, ऑप्शन सी लीलावती, ऑप्शन डी सावित्री। तो इसमें लोपामुद्रा जो रही थी उनके द्वारा ब्रह्मवादिनी की शुरुआत की जाती है और ये एक विदुषी थी। विदेशी स्त्रियों में इनका उल्लेख मिलता है और इन्होंने वेद मंत्रों की रचना की। अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। तो इसमें लोपामुद्रा एक तो अगस्त ऋषि की पत्नी थी और इनकी विदुषी स्त्रियों में इनका उल्लेख मिलता है और इन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। और वेद मंत्रों की रचना में लोपामुद्रा के साथ साथ कौन कौन सी थी? अपाला, घोषा, विश्वपारा। तो ये अन्य विदुषी स्त्रियां भी थी। अब आते हैं ऋग्वेदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है। तो वैदिक काल में तो इसका अर्थ निष्क का आभूषण के लिए किया गया, लेकिन दूसरा काल जो था यानी कि परवर्ती काल में इसका क्या नाम रहा है? ऑप्शन ए शस्त्र, ऑप्शन सी लिपि, ऑप्शन जो बी आता है कृषि औजार और ऑप्शन डी आता है सिक्का। तो इसके अंतर्गत किसका आता है? इसके अंतर्गत देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि उसमें आभूषण आता है, इसमें सिक्का आता है। कि वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था, लेकिन निष्क के प्रयोग ने आने वाले सिक्कों के व्यवहार के मार्ग का प्रशस्त किया। तो इस तरीके से जिस तरीके से आगे सभ्यता बढ़ी, सभ्यता के अनुसार नामों का भी प्रचलन में बढ़ता हुआ देखने को मिला। पूर्व वैदिक कार्यों के बारे में धर्म प्रमुखता था। तो क्या था? ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन सी प्रकृति पूजा यज्ञ, ऑप्शन डी प्रकृति पूजा और भक्ति। तो इसके अंतर्गत बताना है तो ये वह पूर्व वैदिक कार्यों में धर्म का जो मुख्य था वह किसमें था? प्रकृति पूजा और यज्ञ से संबंधित था। तो ऑप्शन सी होगा कि पूर्व वैदिक कार्यों में धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था, जिसमें भक्ति तथा मूर्ति पूजा का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ था। तो इसका उदय कब होता है? यह मौर्योत्तर काल में होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ऋग्वेदिक कार्यों के और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें आपको अंतर स्पष्ट करना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा। जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत इनमें से दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन दिया गया है कि ऋग्वेदिक कालीन आर्य कवच और सिर शास्त्र यानी कि हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। दूसरा आता है कि ऋग्वेदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। तीसरा आता है कि ऋग्वेदिक आर्यों ने घोड़े को पालतू बना दिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो इसके अंतर्गत आपको ये आपके कूट दिए गए हैं, इन कूट के अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा सही उत्तर है, मानदिक की कंपैरिजन कौन सा सही है। तो इसमें देखा जाए कि पहला जो देता है कि ऋग्वेदिक काल आर्य कवच और शस्त्रास्त्र यानी कि हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी के लोगों में इसमें उपयोग का साक्ष्य नहीं मिला है। तो ये आपका सत्य होता है। दूसरा आता है कि ऋग्वेदिक आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी लोगों को केवल ताम्र लोहे का ज्ञान था। तो ये आपका गलत है कि लोहे का ज्ञान नहीं था। फिर आता है आपके ऋग्वेदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं कि सिंधु घाटी लोगों ने इस पशु को मानते थे। तो ये आपका ऑप्शन तीसरा भी गलत होता है। तो इसी के साथ देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए होगा, केवल एक आपका आएगा। केवल एक के अंतर्गत देखते हैं इसकी व्याख्या कि ऋग्वेद में कवच यानी कि वर्म का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेदिक कालीन आर्य जो थे वह लोहे या स्वर्ण से निर्मित कवच और शस्त्रास्त्र हेलमेट का प्रयोग करते थे, और जबकि सिंधु सभ्यता में लोगों में इसके प्रयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त शुद्ध संबंधी उपकरण अत्यंत साधारण कोटि के होते और इस बात की ओर अंकित करते थे कि उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान दिया था। और ऋग्वेदिक काल में आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था। सिंधुकालीन लोगों को केवल ताम्र और कांसे का ही ज्ञान था और लोहे का प्रचलन उत्तर भारत में 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य होता है। और ऋग्वेदिक कालीन में आर्यों ने घोड़े को पालतू बना दिया, जिसकी सहायता से वे युद्धों में विजय प्राप्त करते थे।
और सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों में भी घोड़ों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिसमें मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी घोड़े की जो आकृति है उससे स्पष्ट होता है, और लोहे से घोड़े की 3 मृण मूर्तियां सुरकोट्या से घोड़े की हड्डियों की प्राप्ति हुई है। तो इस कारण से आपका तीसरा भी गलत है और आपका जो दूसरा है वो भी गलत है और आपका पहला सत्य होगा। तो ये इसकी व्याख्या रही। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि प्राचीन भारतीय समाज में प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? ऑप्शन ए कुल, ऑप्शन बी वंश, ऑप्शन सी कोश, ऑप्शन डी गोत्र। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो ऑप्शन सी होगा, जिसमें कोश आपका नहीं होगा और ये तीनों संबंधित हैं। कि प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश और गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोश जो होता था वह परिवार से संबंधित ना होकर भंडार से संबंधित होता था। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आज की हमारी प्रश्नों की प्रश्न श्रृंखला फिनिश होती है। नेक्स्ट डे नेक्स्ट प्रश्न को लेकर आएंगे। आप तब तक इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके पहले के जो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखें और अपने तैयारी को बेहतर करें, एक तरीके से प्रैक्टिस करें। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर अवेलेबल हो जाएगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करें। धन्यवाद।